कौन प्रत्याशी उचित है वो नाम याद रहता है। हमारे अध्यक्ष रहे कि जिनके पास छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी अपनी समस्या को आसानी से कह सकता है, अपनी बात को पूरी तरीके से रख सकता है। अगर मेरे पास एक मिस्ड कॉल है तो मैं 24 घंटे सातों दिन उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ। हालांकि आप अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल रहा उसमें ये शिकायतें रही लोगों को कि जो लोग नए थे जिन्होंने उद्योग स्थापित किए उनको सदस्यता नहीं दी गई। अरे भैया, जो प्रवीण अग्रवाल प्रतिदिन नियमित रूप से 365 दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठते हैं, ये कहना मेरा ये अभिमान होगा, ये कहना मेरा उन सदस्यों का अपमान होगा जो मेरे भाग्य विधाता हैं, जो चैम्बर के भाग्य विधाता हैं। ये चैम्बर के भाग्य विधाता बताएंगे कि चैम्बर का नेतृत्व किसके हाथों में सुरक्षित है, चैम्बर का हित किसके हाथों में सुरक्षित है। संपर्क पर जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की नाराज़गी जताई कि साहब हमने, आप जब एक उसमें कमेंट्स लिखा कि प्रवीण अग्रवाल, तो उसके नीचे उनके भतीजे शैलेश जैन जी ने ये कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आप किस ग्रुप से, आपसे मिलना है। मैं नरेंद्र भाई साहब की आप सील लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यापारी कभी किसी व्यक्ति विशेष का होकर कभी नहीं रहता। काय की चुनौती है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, प्रवीण जी को आज पिछले 25 साल से, वो पिछले 25 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पदों पर बैठे हुए। क्या काम किए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कि ऐसी कौन सी योजना आई जिसको प्रवीण जी ने काम? आपको कैसे दिखता है कि चैम्बर का क्या रोल रहता है, कितना महत्वपूर्ण होता है ये जो चैम्बर का इलेक्शन है? ग्वालियर एक ज़माने में उद्योगों के मामले में बहुत आगे था, अभी कितना पीछे देखते हैं आप, और अभी क्या गुंजाइश है और कितना सहयोग की ज़रूरत है चैम्बर की भी, शासन की भी? यहाँ पे महिलाओं को जो है अब एम्प्लॉयमेंट देना बहुत तेज़ी से चालू हो गया है, जिससे कि महिलाएं अगर जागृत होंगी और वो भी आसपास की महिलाएं, जो कि एक चंबल और ग्वालियर डिवीज़न में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रात में महिलाएं यहाँ पे काम करेंगी, लेकिन ये हो रहा है। एमपी के ग्वालियर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल 17 जुलाई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन होंगे। इसके लिए व्हाइट हाउस ने पारस जैन को अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं प्रवीण अग्रवाल भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ क्रिएटिव हाउस ने अपना कोई उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए नहीं उतारा। दरअसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंधिया रियासत काल में स्थापित हुआ था और तब से कई बार चुनाव हुए, लेकिन इतनी सुर्खियां किसी चुनाव ने नहीं बटोरी। पारस जैन जो व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण अग्रवाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी उनका साथ उन्हें मिला हुआ है। ऐसे में ये जो इलेक्शन है व्यापारियों से ज़्यादा राजनीतिक सुर्खियां भी बटोर रहा है। इस इलेक्शन को लड़ने के लिए सभी जो प्रत्याशी हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3450 सदस्य हैं जो 17 जुलाई को मतदान करेंगे। तो ऐसे में ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर का जो इलेक्शन है बहुत दिलचस्प बन गया है। चैम्बर के चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा घमासान अध्यक्ष पद के लिए देखने को मिल रहा है। जो प्रवीण अग्रवाल हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में वे ही अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार व्हाइट हाउस को छोड़कर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। बात कर लेते हैं उनसे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण जी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भी नज़दीकी माने जाते हैं। बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, ये जो इलेक्शन इस बार बहुत खास है। आप अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उतरे मैदान में, किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन को? वोट मांग रहे हैं आप जाकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दलगत राजनीति नहीं होती है। ना तो चुनाव चिन्ह होता है, न दलगत राजनीति होती है। जब मतपत्र पे हम जाते हैं तो वहाँ सिर्फ नाम लिखा होता है और लोगों के उसमें कौन प्रत्याशी उचित है वो नाम याद रहता है। दूसरी बात जो आपने कहा निर्दलीय, तो मैं निर्दलीय नहीं हूँ। किसी भी हाउस या उसमें एक सीमित संख्या में लोग होते हैं, लेकिन मुझे तो व्यापारिक पंचायत जिसमें लगभग 1500 लोग उपस्थित थे, और उस व्यापारिक पंचायत जो 17 जून को माधव मंगलम पैलेस में हुई थी, उस व्यापारिक पंचायत का ये आदेश हुआ कि मुझे चुनाव में आगे आना है, तो मैं व्यापारिक पंचायत का एक प्रत्याशी हूँ
और वो प्रत्याशी के रूप में जो उनकी नाराजगी थी व्यापारिक पंचायत की, जब मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष बन चुका हूं, अब मुझे अध्यक्ष बनने के बाद कोई स्टार नहीं लगेगा और कोई अन्य उपलब्धि नहीं होगी, फिर भी मैं क्यों लड़ूं, तो उनका जवाब था कि आप ऐसे हमारे अध्यक्ष रहे कि जिनके पास छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी अपनी समस्या को आसानी से कह सकता है, अपनी बात को पूरी तरीके से रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सम्मान है, हर व्यापारी की सुनवाई है, चाहे वो चैम्बर का सदस्य हो या नहीं। दूसरी बड़ी बात है कि अगर मेरे पास एक मिस्ड कॉल है तो मैं 24 घंटे 7 दिन उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ, अर्थात 365 दिन पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। और अब परीक्षा का समय आया है, तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भाग्य विधाता हैं उनके उसमें परीक्षा देने जा रहा हूँ और 17 तारीख को वो परीक्षा होगी। उसके बाद शाम को परीक्षा का परिणाम आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई दलगत राजनीति का व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हाउस, क्योंकि व्यापारिक पंचायत मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी है और उसी का निर्णय अंतिम होगा। मेरा ये भी सवाल है कि आप अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल रहा उसमें ये शिकायतें रही लोगों को कि जो लोग नए थे जिन्होंने उद्योग स्थापित किए उनको सदस्यता नहीं दी गई। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक सिद्धांत है, एक नियम है कि 2 साल उसको जो भी सदस्य व्यापारी होगा या उद्योगपति होगा, अगर उसके व्यापार और उद्योग को 2 वर्ष हो गए हैं तो चैम्बर के संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान है और 2 वर्ष के बाद सदस्यता को दी जाती है। सदस्यता देने का एक प्रोसीजर होता है, जो भी फॉर्म आते हैं वो सदस्यता उप समिति में जाते हैं और सदस्यता उप समिति के बाद वो फिर कार्यकारिणी समिति में जाते हैं और कार्यकारिणी समिति उस पर निर्णय करती है। प्रवीण अग्रवाल चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में चैम्बर के किसी भी अध्यक्ष या किसी भी पदाधिकारी को ना तो किसी की सदस्यता रोकने का अधिकार है और ना किसी को सदस्यता देने का अधिकार है। जब फॉर्म आता है तो सबसे पहले मानसेवी सचिव उसकी अनुशंसा करते हैं कि वो फॉर्म आगे विचार के लायक है या नहीं। जब उनकी अनुशंसा हो जाती है उसके बाद सदस्यता उप समिति में जाता है और सदस्यता उप समिति अगर उस किसी फॉर्म को रोक देती है तो वो फॉर्म छोड़ के जितने पास करती है वो कार्यकारिणी समिति में जाता है और कार्यकारिणी समिति उस पर अपना निर्णय लेती है सर्वसम्मति से। मुझे नहीं लगता आज तक कि सदस्यता उप समिति ने कोई फॉर्म, मानसेवी सचिव ने कोई फॉर्म अनुशंसा किए हो और सदस्यता उप समिति ने जो फॉर्म स्वीकार किए हों वो सारे फॉर्म को कार्यकारिणी ने प्राय माना है। मुझे एक भी प्रकरण ऐसा याद नहीं आ रहा जिसकी फॉर्म सदस्यता रोकी गई। ऐसे भी कहा गया कि बहुत सारे लोग आते रहे लेकिन उनको आपसे समय नहीं मिला, आप उनके लिए उपलब्ध नहीं रहे। ये बात आप सामने वाले प्रत्याशी की कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि समय नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरे से समय शायद उनको छोड़ के इस ग्वालियर शहर में 3449 सदस्य और इस ग्वालियर शहर के मध्यम वर्गीय व्यापारी उद्योगपति कोई ये बात दूसरा शायद व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि प्रवीण अग्रवाल से समय लेने की आवश्यकता है। अरे भैया, जो प्रवीण अग्रवाल प्रतिदिन नियमित रूप से 365 दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठते हैं, आम सबसे मिलते हैं, तो जो ये कह रहा है कि मुझे समय नहीं मिला, तो अगर समय नहीं मिला तो वो चैम्बर कभी आए। सवाल ये भी है कि अभी तक आपने कितने सदस्य बनाए अपने कार्यकाल में? देखिए, टोटल संख्या जब हमारा पिछली बार 3142 सदस्यों पे हमारा निर्वाचन हुआ था और इस बार 3450 सदस्यों पे हमारा निर्वाचन हो रहा है और 3142 और 3450 का जो अंतर है वो नवीन सदस्य का, इसके साथ लगभग 50 सदस्यों की सदस्यता उनके शुल्क जमा नहीं करने के कारण हुई थी। तो इस 3142 और 3450 के अंतर में 50 सदस्य और जोड़ लें, उतने सदस्य इस कार्यकाल में बने। एक और सवाल है कि कुछ लोगों का ऐसा आरोप है जिन्होंने नए उद्योग स्थापित किए उनको सब्सिडी के लिए जो प्रयास आपको करने चाहिए थे, 6 साल लग गए उनको, अब तक सब्सिडी नहीं मिली। उन्होंने कई बार आपसे दरकार भी की। एक भी प्रकरण आज भी आप ले आओ जिसको 6 साल से सब्सिडी नहीं मिली और वो सब्सिडी के पात्र हो। एक टाइम था जब 6 साल सब्सिडी नहीं मिल रही थी, लेकिन माननीय उद्योग मंत्री चेतन कश्यप जी की निगाह में जब हम लोग उनसे मिले और ये मामला लाया गया तो उसके बाद तत्काल, हाँ, किसी का साल भर 6 महीने रुक सकती है, सरकार की फंड की अपनी व्यवस्था होती है, कुछ पेपर की कमी या कुछ तकनीकी कारण से, लेकिन 6 साल या 3 साल की किसी को सब्सिडी नहीं मिली हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एक व्यक्ति है।
कौन से बिंदु थे जो आप सरकार के पास लेके गए? हालांकि ऐसा कहते हैं बहुत प्रहलाद भाई, इसके लिए एक आध घंटे हम बैठेंगे। 365 दिन पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर मैं बिंदु बताने बैठूंगा तो आप इतना लंबा इंटरव्यू नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो मैं उस वहां से चलाऊंगा कि जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस यहाँ से ग्वालियर से ट्रांसफर हो रहा था तो उसको हमने रोका। जीएसटी का ऑडिट कार्यालय जब ट्रांसफर हो रहा था उसको हमने रोका। मुरार का एक व्यापारी जो चैम्बर का सदस्य नहीं था, प्रहलाद गोयल जी, उनके साथ 2.5 करोड़ की जब लूट बागचीनी थाना जौरा मुरैना के अंतर्गत हुई, तो मुरैना में जाकर अगर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी तो मुरैना में जाके प्रदर्शन किया। और वो लूट के साथ साथ घाटी गांव में जो लूट हुई थी 30 लाख की, और वो सारी लूट ट्रेस हुई, 100% माल प्राप्त हुआ। नगर निगम कमिश्नर को जब ज्ञापन दिया गया और उन्होंने जब इधर से उधर किया तो उसके लिए धरना दिया और उनका तबादला। वो इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप नहीं चला पाएंगे, इतना लंबा नहीं दिखा पाएंगे, मुझे मालूम है। तो उसके लिए ये फहरिस्त को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक सदस्य इसको जानता है। तो क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन आप जीतेंगे? ये कहना मेरा, ये अभिमान होगा, ये कहना मेरा उन सदस्यों का अपमान होगा जो मेरे भाग्य विधाता हैं, जो चैम्बर के भाग्य विधाता है। ये चैम्बर के भाग्य विधाता बताएंगे कि चैम्बर का नेतृत्व किसके हाथों में सुरक्षित है, चैम्बर का हित किसके हाथों में सुरक्षित है, कौन आसानी से मिलने वाला है, कौन का फोन नहीं उठे तो पलट के आने वाला है, किसके फोन में उसका नंबर सेव है कि उनको फोन लगाने के बाद अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मैं नाम से संबोधित कर रहा हूँ, ये वो तय करेंगे। इसलिए उनके इस निर्णय में मैं अभी से ये बात कहूँ तो ये मेरा अभिमान होगा। लेकिन मैं अपनी बात हर जगह कह रहा हूँ, हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे रहा हूँ, और जो उत्साह, जो समर्पण या जिस तरीके का एक अजीब सा उत्साह सदस्यों में दिख रहा है, उसको देख के मैं बहुत आशा रखता हूँ कि इस परिणाम सकारात्मक होंगे। जो सामने वाले जो अध्यक्ष है वो आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चला रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, मुझे लगता है कि शायद मेरे पास कोई लगाने के लिए उनके पास आरोप नहीं है। मेरे को बहुत सारे, जब मैं जनसंपर्क पर जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की नाराजगी जताई कि साहब हमने, आप जब एक उसमें कमेंट्स लिखा कि प्रवीण अग्रवाल, तो उसके नीचे उनके भतीजे शैलेश जैन जी ने ये कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आप किस ग्रुप से, आपसे मिलना है। तो वो क्या जताना चाहते हैं, मैंने कहा जी आपको उनसे ही पूछना होगा, और वो क्या जताना चाहते हैं या क्यों मिलना चाहते हैं वो आपसे पूछेंगे। तो सोशल मीडिया और ये सब अफवाह फैलाना, लोगों को प्रेशराइज करना, लोगों को धमकाना, ये सब चीजें अभी बहुत होंगी आगे। ये लड़ाई अभी ये अभी तो 17 जुलाई का है, तो ये सब बहुत होगी। और लेकिन मेरी ओर से मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं ना तो नकारात्मक बोलूंगा, ना नकारात्मक सोचता हूँ, ना नकारात्मक आरोप लगाऊंगा। कोई भी आरोप प्रत्यारोप से दूर मैं तो अपनी बात को रखूंगा, और बात रखने के बाद सकारात्मक रूप से जाऊंगा, और जो भाग्य विधाता तय करेंगे उस परिणाम को स्वीकार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण अग्रवाल साहब, जो चुनाव मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए। उन्होंने कहा कि वो किस तरह से अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं, और 17 तारीख को ही ये तय होगा कि कौन अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेगा। हालांकि उन्होंने व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पारस जैन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के इलेक्शन 17 जुलाई को है, और इसके लिए व्हाइट हाउस की ओर से पारस जैन जी को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, मैं नरेंद्र भाई साहब मेरा आदर्श है, और अकेले मैं नरेंद्र भाई साहब की आप सील लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यापारी कभी किसी व्यक्ति विशेष का होकर कभी नहीं रहता। व्यापारी हमेशा एक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा तो होता है, पर वो सभी के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, और पहली प्रायोरिटी मेरी मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ना कि पहली प्रायोरिटी मेरी कोई राजनीति है। और मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई राजनीति, कभी कोई दल का चैम्बर नहीं है। जो भी रूलिंग पार्टी रहती है, जो भी नेता हमारे शहर में रहते हैं, आज नरेंद्र सिंह तोमर भी हमारे शहर में नेता हैं, हमारे शहर के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, और हमारे माननीय बड़े महाराज माधवराव सिंधिया भी रहे। मैं उनके साथ में मैंने बहुत काम किया, और सिंधिया जी के साथ में काफ़ी एक लंबे समय तक जुड़ा मैं। और आज ज्योतिरादित्य माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ,
और उनको भी मैं बहुत अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि वो भी शहर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये आरोप और प्रत्यारोप, तो ये एक लोगों का एक कयास है, ये लगाया करते हैं कि ये नरेंद्र सिंह तोमर के, ठीक है, भावना किसी के साथ कम और किसी के साथ ज़्यादा तो होती है, पर व्यक्ति कहीं भी जुड़ता। पर मैं पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स का व्यापारी आदमी हूँ और हर व्यापारी की समस्या के लिए मैं हमेशा तत्पर पहले भी खड़ा रहा हूँ, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। ये जो छवि है आपकी गढ़ी गई है मीडिया में या सोशल मीडिया में भूमाफिया की, ये किसने गढ़ी है? भूमाफिया का शब्द क्या है? भूमाफिया का मायना क्या, आप बताइए। लोग कहते हैं कि भूमाफिया मतलब भूमि पर कब्जा कर लेना या सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेना। ये कोई भी भूमि कभी भी, जब से मेरा पुराना पुश्तैनी काम मेरा सोना और चांदी का है, आज भी मेरा व्यवसाय, मेरा सोना चांदी का व्यवसाय चल रहा है। आज भी मेरी दुकान, मेरे परिवार में 8-10 दुकानें मेरे सोने चांदी की चल रही हैं। तो आज मैं साथ साथ में मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी अगर शुद्ध रूप से खरीदता हूँ, शासन को उसका टैक्स देता हूँ और विक्रेता को उसको भुगतान करता हूँ और उसको मैं डेवलप करता हूँ विधिवत, और डेवलप करके उसको विधिवत उसको बेचता हूँ मैं। आज तक कोई भी एक ज़मीन मेरे को ये बता दे कोई, क्या पारदर्शी नहीं, ये सरकारी ज़मीन या किसी की ज़मीन हथियाना, तो ये बिल्कुल निराधार और सत्य, बिल्कुल 100% झूठ बात है और ये मिथ्या बात है कि मैं कोई सरकारी ज़मीन या किसी की ज़मीन हड़पने का कोई मेरा काम है। मैं शुद्ध रूप से ज़मीन खरीदता हूँ, उसको डेवलप करता हूँ विधिवत, कोई वॉल्यूशन नहीं करता। आज तक की तारीख में मेरे को इतना, आज लगभग 25 साल मेरे को ज़मीन का काम करते हुए हो गए, पर आज तक की उसमें ना तो मेरे पे कोई सरकारी हमला आया, ना सरकारी कोई केस चला। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज़मीन का काम आदमी अगर करता है तो उसके ऊपर डेफिनेट कोर्ट केस ज़मीन के ऊपर बहुत चलते हैं, पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें आज तक की तारीख में कोई मेरे ऊपर ज़मीन का कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, ना मैंने किसी के ऊपर किया ना किसी ने मेरे ऊपर किया। क्योंकि मैं जो लिटिगेट आदमी होता है उसके ऊपर ज़मीनों के केस चलते हैं, मेरे ऊपर आज तक ना कोई सरकारी ज़मीन का ना कोई प्राइवेट ज़मीन, कोई केस मेरे ऊपर नहीं चल रहा। एक किस्सा आता है, एक घटनाक्रम आता है कि जेसीबी आई थी सरकारी, आपने कोई जमीन पर कब्जा किया होता। कहाँ पर पॉइंट पता ना, कहाँ आई थी सरकारी जमीन? आपके घर के आसपास का? नो, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मेरे कोई घर के आसपास कोई मेरे पर ना सरकारी जमीन आई, ना मैंने कभी हथियाई, ना मैंने कब्जा किया। क्या प्रायोरिटी रहेंगी, चूंकि बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष पद आप जीतते हैं, तो क्या कुछ आपकी विजन है और क्या सोचकर चल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करने के लिए बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारा वो है, और अपन तो मध्य प्रदेश में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बहुत बड़ा एक काम करने के लिए स्कोप है। शहर में इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम अगर काम करते हैं तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा एक काम, हमारे पास बहुत बड़ा लैंड पड़ा हुआ है जिसमें हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, स्कोप बहुत है। अगर हम आईटी के क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में करते हैं, ये बहुत बड़ा हब है ग्वालियर। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा, आज हमको हमारे साथ में सबसे बड़ी चुनौती पड़ी है यूथ माइग्रेशन। यूथ माइग्रेशन को हमको अपने यहाँ रोकना, ये एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों को। तो हमको आज हम देख रहे हैं कि 1 या 2 बच्चे हमारे परिवारों में हैं और वो बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, क्यों? यहाँ उनको स्कोप नहीं है। आज अगर हम आईटी सेक्टर में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम कोई योजनाएं लाके कुछ काम करके यहाँ अगर डेवलप करते हैं तो डेफिनेट वो हमारा यूथ माइग्रेशन जो बाहर जा रहा है वो यहाँ के रुकेगा तो यहाँ रुकेगा। हमारा यूथ माइग्रेशन यहाँ पढ़ता है, बाहर चला जाता है, तो आज हम उसको यहाँ रोकेंगे तो यही शहर को अपने को काम मिलेगा ना उसको। तो कितनी उम्मीद है कि आप ही जीतेंगे? प्रवीण जी सामने हैं। देखिए, मैं एक व्हाइट हाउस से अधिकृत प्रत्याशी हूँ और व्हाइट हाउस का एक बहुत बड़ा व्यक्ति हमारा व्हाइट हाउस से जुड़ा हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्हाइट हाउस के पास एक सोच है, व्हाइट हाउस के पास एक डिसिप्लिन है, व्हाइट हाउस के पास एक विजन है काम करने का, और व्हाइट हाउस के पास डिसेंसी है, काम करने का एक सिस्टम है पूरा। तो व्हाइट हाउस के पास एक बहुत बड़ा जो व्यापारी वर्ग है वो व्हाइट हाउस के साथ सालों से जुड़ा हुआ है। बाबू दुर्गा प्रसाद मंडेलिया के टाइम से व्हाइट हाउस से जुड़ा हुआ है। तो मैं डेफिनेट इस बात के लिए श्योर हूँ कि जीत निश्चित ही व्हाइट हाउस के पिताजी मेरी होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रवीण जी हैं, वो भी जा रहे हैं, जनता, वो जो व्यापारिक वर्ग हैं उनके बीच जा रहे हैं, मतलब शॉप जाकर वो वोट चिन्हित कर रहे हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं ये मुकाबला प्रवीण जी के साथ अपना? कोई चुनौती नहीं है। क्या की चुनौती है? कोई मुकाबला नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, प्रवीण जी को आज पिछले 25 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में
पदों पर बैठे हुए हैं। क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि एक व्यक्ति ही बार बार किसी पद पे आएगा? क्यों आएगा भाई? दूसरे लोगों को मौका कब मिलेगा? क्या उनसे बेहतर कोई काम करके देने वाला व्यक्ति नहीं है क्या? आप उसी पैटर्न पे, एक ही पैटर्न पे चैम्बर को चलाए जा रहे हो। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या प्रवीण जी या जो भी उसमें प्रवीण जी में पदों पर है, उनके टाइम में कितनी योजनाएं ग्वालियर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से आई? क्या काम किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने? की ऐसी कौन सी योजना आई जिस पर प्रवीण जी ने काम किया? तो मैं एक विजन के साथ आ रहा हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ रहा हूँ तो एक विजन के साथ आ रहा हूँ, एक प्लान के साथ आ रहा हूँ, डिजाइन के साथ आ रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विजन है। मैंने अभी लास्ट 2 साल पहले विजन ग्वालियर करके भी एक कार्यक्रम किया था। उसमें बहुत सारे सेक्टरों में मैंने अलग अलग सेक्टरों के अलग अलग स्पेशलिस्टों को बुला के एक सेमिनार की थी बड़ी, जिसमें प्रवीण जी भी थे और उसमें हमारे सेंट्रल मिनिस्टर उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी हुआ करते थे, भारत सिंह जी सांसद अभी जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, और सेजवलकर साहब सांसद पूर्व सांसद जो वो भी उसमें बैठे थे। 4 घंटे वर्कशॉप चली, वो इतनी सक्सेसफुल वर्कशॉप रही। पिन ड्रॉप साइलेंट 4-4.5 घंटे वर्कशॉप चली वो, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। आज उसमें जो हमने अलग अलग उसमें बात की तो अलग अलग काम भी हो रहा है उसके अंदर। ऐसा भी कह रहे हैं जो सामने जो वो हैं आपके प्रतिद्वंदी हैं कि आप बहुत सहज सरल नहीं हैं, लोग आप तक पहुंचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको। ये बात तो मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ जाके देखिए, वहाँ जाके पूछिए, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ उन लोगों से पूछिए। मैं लोगों की अफवाह में नहीं आता, मेरे को अपने आप के ऊपर विश्वास है। ये तो आप पब्लिक में जाके बात करिए ना कि मैं सहज सरल हूँ या मेरे यहाँ मैं हार्ड हूँ। मैं अगर कोई व्यापारी के खिलाफ कहीं कोई अगर गलत काम होगा, गलत बात होगी तो मैं बहुत हार्ड हूँ और सॉफ्ट इतना हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई सॉफ्ट दूसरा मिलेगा भी नहीं। मैं व्यापारी के लिए, कोई व्यापारी के ऊपर गलत काम होगा, गलत बात होगी, उसको हरास किया जाएगा, सताया जाएगा, चाहे वो सरकारी अमला हो, शासन का हो या प्रशासन का हो या कोई बैड एलिगेशंस हो, तो मैं उसके लिए हमेशा 24 घंटे उसके लिए खड़ा हूँ। पर मैं सहज इतना हूँ कि कोई भी मेरे यहाँ ऑफिस में, कहीं घर पे भी, कहीं मेरे यहाँ कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास। मैं स्वयं कभी हमेशा अकेला घूमता हूँ, अकेला रहता हूँ, बड़ा सिंपल लिविंग में रहता हूँ, लो प्रोफाइल का व्यक्ति हूँ। मेरा बिजनेस बड़ा हो सकता है, मेरा काम बड़े हो सकते हैं, मेरा परिवार बड़ा हो सकता है, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत सख्त हूँ, मिलता नहीं हूँ लोगों से, ऐसा नहीं करती, बिल्कुल कतई गलत है। मैं तो बहुत पब्लिक में मिक्सअप होके रहता हूँ। 17 तारीख को जब वोटिंग होगी और चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या उम्मीद लग रही, क्या नतीजे होंगे? वो नतीजे अप्रत्याशित होंगे, देखने लायक होंगे। अभी तक के चैम्बर के इतिहास में जो नतीजे देखने को मिलेंगे, अभी तक देखने इतने जो अभी पूरे इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये परिणाम आपको। एक आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पर आपकी कुछ छवि गढ़ी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? नहीं, क्या छवि, क्या ऐसी कुछ अजीबोगरीब बातें? नहीं, देखिए, ये तो चुनाव है ना, इसमें तो 50 तरह की बातें आती हैं, 50 तरह के लोग 50 बातें करते हैं। चुनाव है, कोई किसी व्यक्ति का अपन कहने से, कोई बोलने से रोक तो सकते नहीं है। पर आप मैक्सिमम मार्केट का सर्वे करके देखिए, आप मार्केटों में जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए, आप लश्कर सराफा जाइए, लोहिया बाजार जाइए, दाल बाजार जाइए, नया बाजार जाइए, जयंतगंज जाइए, मुरार क्षेत्र जाइए, ठाटीपुर क्षेत्र जाइए, ग्वालियर जाइए, हजीरा जाइए, कहीं भी जाइए, आप मेरे बारे में पता तो करिए मैं किस नेचर का, किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ। सब लोग एक ही बात बोलते हैं मेरे को, लोग पारस ही नहीं, मेरे को पारस भैया या पारस चाचा, 2 ही बात कह के मेरे को या तो पारस भैया बोलते हैं या पारस चाचा बोलते हैं, और बड़े प्यार से बोलते हैं मेरे से। तो देखिए, ये थे व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पारस जैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास एक विजन है और उन्होंने अपनी प्रचंड जीत का दावा किया है। चैम्बर इलेक्शन में अध्यक्ष पद के दावेदारों के अपने अपने दावे हैं और उनका ये कहना है कि वो किस तरह से विजन लेकर चल रहे हैं, लेकिन चैम्बर का अध्यक्ष कैसा हो, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए एक्स वाइस प्रेसिडेंट गोदरेज अविनाश मिश्रा साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं ये इलेक्शन? बड़ा रोचक है, बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। बतौर एक्सपर्ट आपको कैसे दिखता है कि चैम्बर का क्या रोल रहता है, कितना महत्वपूर्ण होता है ये जो चैम्बर का इलेक्शन है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो है वो ट्रेडर्स, एमएसएमई
और इंडस्ट्रीज़ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ग्वालियर और आसपास, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। मेरा ये अनुभव है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा जो सुधारात्मक उपाय जो किए जाने हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर आगमन हो ज़्यादा से ज़्यादा और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत फले फूले। और जिस तरह से पीथमपुर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्लस्टर के रूप में जाना जाता है, वैसे भी ग्वालियर और चंबल संभाग का जो मालनपुर, बानमौर, सीतापुर और जो आसपास के इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो है यहाँ पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। और जिसमें मैं देखता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो इंडस्ट्रीज़ की एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका कि बेस मध्य प्रदेश के अलावा देश में अन्य प्रांतों में भी है, तो ग्वालियर में उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, ग्वालियर में जो उनके संस्थान हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ मिल के और न केवल वर्तमान की समस्याएं बल्कि फ्यूचर में होने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे निपटना है, हमें उनके बारे में सोचना नहीं है। हमें अपनी रणनीति तैयार करनी है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से और इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से किस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे आगे बढ़ाएं। हम हमेशा ये देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कोलैबोरेट करने के मूड में आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हुए चैम्बर्स और चैम्बर्स के प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री के साथ तालमेल बैठा के हम ये देखें कि हमारे सामने नेक्स्ट 5 ईयर्स में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे और क्या क्या हमें चैलेंजेस आएंगे और किस तरह से हम शासन के सहयोग से एवं लोकल जो निवासी हैं उनके सहयोग से उस क्षेत्र को कैसे डेवलप करें। तो मेरे ख्याल में चैम्बर्स और भी ज़्यादा इसमें एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभा सकता है। सर देखते हैं कि जैसा आप जिक्र कर रहे थे, पीथमपुर की बात करूं या मंडीदीप भोपाल की बात कर ले, ग्वालियर एक ज़माने में उद्योगों के मामले में बहुत आगे था। अभी कितना पीछे देखते हैं आप, और अभी क्या गुंजाइश है और कितना सहयोग की ज़रूरत है चैम्बर की भी, शासन की भी? देखिए, मेरा ये सौभाग्य था कि जब मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ था 1986-87 में, तब मैं यहाँ पे जॉब करने आया था और मैंने आज तक जितना भी मालनपुर का अप एंड डाउन्स है वो मैंने स्वयं देखा है और मैंने कई चैलेंजेस यहाँ पे फेस किए हैं। एक समय ऐसा था जब यहाँ पे मैंने 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगातार काम करते हुए मैंने देखी हैं, जबकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन, लोकल एम्प्लॉयमेंट और जो भी व्यवस्थाएँ थी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी जब ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ था। धीरे धीरे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई जिसमें कि पावर के शॉर्टेज हुआ, जिसमें कुछ यूनियंस की प्रॉब्लम्स भी आई, जिससे कई इंडस्ट्रीज़ यहाँ से पलायन कर गई, कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बंद कर गई। लेकिन जो बड़े ग्रुप थे वो आज भी यहाँ पे कामयाब हैं और उन्होंने अपना 5 टाइम्स एक्सपांशन जो किया है वो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को अगर हम सही तरीके से जानना चाहते हैं तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की लेबर अवेलेबिलिटी, वहाँ गवर्नमेंट का सहयोग, ये सब चीज़ें जो हैं एक इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। यहाँ पे ये सभी चीज़ें आज की अगर मैं बात करूँ परिप्रेक्ष्य में तो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ पे पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है लोगों को, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर और आसपास के लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में जो मैंने अपने गोदरेज कंपनी में प्रयोग किया, यहाँ पे महिलाओं को जो है अब एम्प्लॉयमेंट देना बहुत तेज़ी से चालू हो गया है, जिससे कि महिलाएं अगर जागृत होंगी और वो भी आसपास की महिलाएं, जो कि एक चंबल और ग्वालियर डिवीज़न में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रात में महिलाएं यहाँ पे काम करेंगी, लेकिन ये हो रहा है। और मैंने गोदरेज में इसका एक्सपेरिमेंट किया था। आज मैंने जब गोदरेज में था मैंने 200 महिला कर्मचारियों को वहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट दे के आया था। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है और एक बहुत अच्छा मैसेज है कि ग्वालियर चंबल से एक बहुत सुरक्षित और सुव्यवस्थित इंडस्ट्रियल एरिया है। जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू होता था, लेकिन ये कनेक्टिविटी की भी समस्या जो है समाधान हो गया। एयर कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे चालू हो गई है।
रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अब सवाल है कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इन सब सुविधाओं के होने के बावजूद यहाँ पे कैसे आएंगी। इसमें शासन को स्तर पर बहुत तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं। वो लगातार बड़े बड़े उद्योगपतियों के टच में हैं और बहुत ज़्यादा लेकिन मेरा एक अनुभव है या मेरा सोचना है कि जिस तरह से मालवा क्षेत्र में उज्जैन, भोपाल और इंदौर को बना के वहाँ पे जिस तरह से औद्योगिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो ग्वालियर चंबल में जो है मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि ग्वालियर और चंबल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दिल्ली के पास है, इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करें। ग्वालियर अटल वे बनने जा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। और ग्वालियर जो भविष्य में आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा, जिस तरह से मालवा हब बनने जा रहा है इंडस्ट्रीज़ का, ये भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें, जो कि आगे बढ़ सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, लेकिन ये जो इलेक्शन है उससे उनकी दूरी है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक आप चैम्बर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं, चैम्बर के इलेक्शन में देखिए, चैम्बर के जो पदाधिकारी हैं और जो इलेक्शन होता है एक बहुत ही यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया जो है ये लोग लीड करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, यहाँ पे कई लोग मेंबर्स हैं। जहाँ तक लार्ज स्केल की जिनका 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, उनके देखिए उनके नेशनल लेवल पे वो कनेक्ट होते हैं, जैसे CII है, SHM है, FICCI है। उनका नेशनल लेवल के जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ से हैंडल होते हैं। लेकिन जो लोकल लेवल के इश्यूज़ हैं उसमें हमारा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन भी पार्टिसिपेट करता है, HR फोरम भी पार्टिसिपेट करता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो है वो हमें ये तीनों लोग मिलके आपस में हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको अतिशीघ्र उसका कोई समाधान निकाला जाए और चलती हुई फैक्ट्री को और तीव्र गति प्रदान की जाए। जी, तो देखिए ये थे हमारे साथ अविनाश मिश्रा साहब, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं गोदरेज से। वो जानते हैं कि उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के संगठन की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि 90 के दशक में ग्वालियर चंबल इंडस्ट्री के मामले में कितना गुलजार था, धीरे धीरे उसमें कमी आई और इसमें और सुधार की गुंजाइश है। ग्वालियर चंबल अंचल के इंडस्ट्री को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। चैम्बर का इलेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इलेक्शन व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और व्यापारियों को एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है। अगर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई आवश्यकता है, स्थानीय स्तर पर उद्योगों से जुड़ी कोई आवश्यकता है या बिजनेस से जुड़ी कोई आवश्यकता है, तो चैम्बर उनकी पूरी मदद करता है। तो इस तरह से अब ये जो चैम्बर का जो इलेक्शन है और अध्यक्ष पद का जो घमासान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 तारीख को इलेक्शन होगा और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए मैं प्रहलाद सेन।